पागल हो। Excuse me, ma'am. हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चे की कम में भी इतने। Excuse me, ma'am. हाँ जी। मैम आप सैम्पल पेपर भेज सकते हो क्वेश्चन बैंक? क्या भेजो? क्वेश्चन बैंक? यस मैम। बच्चे सारा ही क्वेश्चन बैंक ही है। वही लिख दूंगी दोबारा से मैं तो। जितना मैम करवाया वही सारा क्वेश्चन आएंगे? सारे कुछ मैंने कहा फर्स्ट टाइम तो आपका वो आ रहा है पेपर, मैं कुछ बता ही नहीं सकती कि इसकी प्रायोरिटीज आता है कौन कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये फर्स्ट टाइम ट्रायल मैम है। मेनली हम 10 मार्क्स के हिसाब से रेडी कर लेना क्वेश्चन। 10 मार्क्स के लिए मैंने कहा फोर्थ फिफ्थ चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो और सॉर्टिंग्स पे करो। फोर्थ फोर। चैप्टर तो ज्यादा आपको 5 मार्क्स नहीं पूछा जाएगा, बट कोई पता नहीं बच्चे वो क्वेश्चन को मोल्ड करके हो सकता है वो दोनों ही शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स पूछ रहे हैं जिसमें क्रूस्कल प्रिम्स दोनों आ जाएं तो वो 10 नंबर का बन जाएगा। तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। यस मैम। गेटिंग? ओके कि आपको ओके क्वेश्चन मैम। को देख के जज करना पड़ेगा। अब बीएफएस डीएफएस भी इंडिविजुअली पूछे जाए, हो सकता है 5 में पूछ ले, लेकिन अगर इकट्ठे यस पूछ मैम। लिए 10 नंबर में पूछ लेगा, हो सकता है इंडिविजुअली भी 10 नंबर का वो कंसिडर कर ले। ऑल डिपेंड्स ना एग्जामिनर ओके के मैम। कितने में कर रहे हैं। चॉइस तो आपके पास होगी, ऐसा नहीं ओके आपके मैम। पास चॉइस नहीं है। सॉर्टिंग्स में भी एक आधा जरूर आएगा। ओके सर्चिंग पे मैम। ध्यान दो। बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी सर्च दोनों में इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस बार मर्ज सॉर्ट हीप ओके सॉर्ट मैम। जो एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है उस पे है, और शुरू के फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स उसमें क्वेश्चन आने ही आने हैं। मोटाइज एनालिसिस हो गया, आपके असिम्प्टोटिक नोटेशन हो गए, एल्गोरिदम उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज होगी, करेक्टरिस्टिक्स एल्गोरिदम के हो गए। ये बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सारा आपको एल्गोरिदम से भरा होगा। आपको बेसिक से भी चीजें ओके पूछी मैम। जाएंगी। मैंने तभी कहा एडवांटेज ओके डिसएडवांटेज मैम। किसी के भी पूछ सकता है। डिवाइड कॉन्कर के पूछ ले, डायनेमिक के पूछ ले, ग्रीडी के पूछ ले, अप्रोच पूछ ले, ऑब्जेक्टिव्स पूछ ले। क्वेश्चन किसी फॉर्म में मोल्ड कर सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीडी अप्रोच कहते हो, मैं बना दूंगी क्वेश्चन ओके बैंक पे मैम। बना के मैं आपको शेयर कर दूंगी किस तरीके के क्वेश्चन तो आपको आ ओके सकते हैं। मैम। ठीक है ओके मैम, थैंक यू मैम। बच्चे, अटेंडेंस बोलो बोलो। रोल नंबर 1 9 10 12 14 15 मैम 9। हम 12 16 22 14
22, 29, 33, 37, 41, 42, 53, 42 मैम। 41, मैम 53 54, 56, 58, 59, 60, मैम 58 60 मैम। मैम 59 ठीक है जी, मैम 560। ठीक है 61 to 70, प्रेजेंट मैम 61 प्रेजेंट और कोई है? मैम 70, 69 69, मैम 65 मैम 63 मैम 69 प्रेजेंट 69 हो गया, ठीक है। 70 to मैम 73 प्रेजेंट। 79 तक, 74 में। ठीक है। और कोई? 1505 to 1515, 1508 मैम। ठीक है। मैम 1506 प्रेजेंट। मैम 15 मैम 16। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, क्या बोला था? 1506 है, 6, 10, 12, 5, मैम मैम 1508। 15, 8 और 15 तो कर दिए मैंने बस, मैम 16। मैम 1506 मैम 1506 ठीक है जी। 1535 पायल। ठीक है जी, 1535 भी करता है, हाँ जी कर दिया। 15, 16, 15, 35 और बोलो इवनिंग में। 31, 1530 प्रेजेंट 19 30, 31, 19 मैम 19 और मैम 21। 18 18, 21, 47 47, 45 45, 1544 में। 44, बस सुन लो जो प्रेजेंट है। रोल नंबर 9, 12, 14, 16, 41, 42, 53, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 69, 73, 74, 1506, 1508, 1515, then 15, 16, 15, 18, 15, 19, 15, 21, 15, 30, 31, 35, 44, 45, 47, बस मैम 43 प्रेजेंट 1543 मैम। ठीक है जी, 43 भी हो गया। और कोई रहता है? अब क्लास, पहली बात तो ये, आज मैं लास्ट टॉपिक आपके साथ वाइंड अप करूंगी, आपकी फाइल्स और असाइनमेंट्स मुझे बिफोर थर्सडे मिल जानी चाहिए, क्योंकि थर्सडे को जो सेशनल बनेगी मैं वो सबमिट कर दूंगी। सेशनल बनानी मैंने शुरू कर दी, सिर्फ अपडेशंस आपके इन मार्क्स पे अभी बैठे हैं। अगर ये मुझे फाइल्स और असाइनमेंट्स मिलती है मैं मार्क्स अपडेट कर दूंगी सेशनल में, नहीं तो नहीं जैसे हैं। अगर कोई ज्यादा दूर रहता है बच्चे, नो नीड टू कम टू कॉलेज, आप सिंपली मुझे क्लासरूम में सबमिट कर दो। मैं क्लासरूम में लिंक बना दी हूँ, या फाइल का भी असाइनमेंट का भी, ठीक है। अगर मुझे वहां पे मिल जाती है मैं वहां से एक्सेप्ट कर लूंगी। जो कॉलेज आके चेक करवाना चाहते हैं कॉलेज आके चेक करवा जाओ, जो दूर नहीं रहते, क्योंकि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं, कंपल्सन नहीं। हम प्रैक्टिकल्स में बुलाएंगे तब हमने आपसे फाइल मांगनी है, तब कोई आपकी सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी, हार्ड कॉपी हमें एक्चुअल में चाहिए। जिनके चेकड होगे ठीक है, जिनके अनचेकड होगे मैं उस टाइम पे चेक कर दूंगी मेरे केस में। बाकी टीचर्स का आप पूछ लेना, मेरे केस में दूर वाले मत आना। अगर आपको कोई भी फिर भी बुला रहा टीचर तो फिर मेरी भी फाइल ले आना आते हुए, फाइन। कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। थर्सडे के बाद मुझे नहीं कहना, थर्सडे 4 बजे तक जब तक मैं कॉलेज हूँ मैं अपडेट करूंगी, उसके बाद मैं अपडेट नहीं करूंगी मार्क्स, मैं सबमिट कर दूंगी ओके बस। मैम। मैम प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे? अभी तक कोई नोटिस नहीं है ऐसा, में कोई सर्कुलर नहीं इशू हुआ कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन सा मोड चल रहा है प्रैक्टिकल्स एज वेल एज फाइनल एग्जाम्स के लिए। जो होगा वो ओके मैम। ओके मैम। बच्चे, टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द लास्ट टॉपिक। मैम हाँ जी गुड मॉर्निंग मैम। बोलो। मैम मेरी अटेंडेंस बता दीजिएगा आप। अच्छा जी, सुनो
हाँ जी मैम। मैम 556 की भी। सारे लेट क्यों आते हो? 46 की 56 की। मैम हाँ जी मैम जो BFS टेक्निक है हाँ जी। मैम उसमें हम कौन सा ग्राफ लेके चलेंगे, डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड? दोनों में से कोई लेके चल सकते हैं। मेरी मानो तो अनडायरेक्टेड लेके चलो। डायरेक्टेड में कहीं पर आपको ना वहां पे नोड पे ना पहुंच पाओ, कोई नोड अनकवर्ड ना रह जाए, कोई एरोज ऐसे बना जाओ कि आपका नोड ही ना कवर हो, तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देयर ओके शुड मैम। बी ए पाथ। तो वो आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए अनडायरेक्टेड पे चलो, क्योंकि आपको इतना पता है या तो नोड अनडिस्कवर होगा या डिस्कवर होगा, प्रोसेस्ड होगा। अगर डिस्कवर हो चुका है तो उसको दोबारा डिस्कवर नहीं करना, वो क्यू में या स्टैक में चल रहा है। तो उस हिसाब से आपकी ऑब्जर्वेशन चलेगी, सारे नोड्स को कवर करके एक बार आपने ट्रैवर्स करवाना है। मेन मोटिव है ट्रैवर्सल ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो अनडायरेक्टेड इज अ बेटर ऑप्शन, मैंने शुरू में भी आपको कहा था जब करवाया था। मैम एक और डाउट था मेरे को। बोलो। मैम जो आपने 0 1 नैपसैक करवाया ना, हाँ जी तो मैम जैसे कि अगर मैम जैसे कि वेट है 2, मैम मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ जी, देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, कोई नहीं, दूर रखो थोड़ी, विजिबल तो हो। मैम दिख रहा है डायग्राम? हाँ जी दिख रहा है। मैम जैसे कि यहाँ पे वेट 2 है। हाँ जी, टू मैम मतलब 2 टू के से, लिए प्रॉफिट, हाँ मैम 2 के लिए प्रॉफिट 6 है। 6 है, तो वो अगर 2 वेट जब होगा नैपसैक में फ्री तो 6 प्रॉफिट देगा। देखो 2 कॉलम पे देखो 6 मिल रहा है, यस मैम। यानी कि 2 मैम उस ये वेट जो ऊपर वाले कॉलम्स है ना, ये शो कर रहे हैं कि नैपसैक में कितना वेट एम्प्टी है। अगर 2 वेट एम्प्टी है तो 2 का 2 पूरा ही ऑब्जेक्ट डल जाएगा, और इसको यस डालते ही मैम। मुझे 6 प्रॉफिट मिलेगा। अगर 3 वेट एम्प्टी है तब भी ये 2 वाला ऑब्जेक्ट पूरा चला जाएगा। यस मैम। ठीक है, लेकिन मैम 3 के केस में ऊपर वाला ऑब्जेक्ट का वेट देखो वो 1 है, तो दोनों जा सकते हैं, यस मैम 7 आ 7 जाएगा हो फिर। गया। ठीक है, अब उसके बाद चाहे 4 वेट खाली है, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 7, दोनों ऑब्जेक्ट्स टोटली जा सकते हैं इकट्ठे कॉम्बिनेशन में। ये कॉम्बिनेशन में मैम चल रहे हैं। मैम मुझे ये समझ नहीं आया कि ये 4 क्या बोलते हैं, 4 वाले कॉलम पे 7 कैसे आ गया, और यहाँ पे 7 कैसे आ गया, यहाँ पे 7 कैसे आ गया, यहाँ पे कैसे आ गया? बच्चे आपका जो आप ये बना रहे हो ना, लाइक दिस, ठीक है, आपका पहला ऑब्जेक्ट है जिसका ये ऑब्जेक्ट 1 है, वेट इसका है, और ये प्रॉफिट है। वेट कितना था 1, और दूसरे ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 2। प्रॉफिट कितना था पहले ऑब्जेक्ट का? मैम 1 था। और दूसरे का 6। मैम दूसरे का 6। ठीक है, यस मैम। अब ये क्या है मेरा, पहले तो चेक करो कि आपके नैपसैक की कैपेसिटी कितनी है। आपके नैपसैक की कितनी कैपेसिटी जाएगी? मैम 11। कितनी आपके पास है? 11 दी है नैपसैक की कैपेसिटी। यस मैम। ठीक है, तो 0 से लेके 11 तक कॉलम्स बना दो। इसका मतलब क्या है? इस 0 से 11 का मतलब क्या है कि हो सकता है आपके नैपसैक में जगह ना हो। 0 मींस नैपसैक इज फुली ऑक्यूपाइड। 11 मींस नैपसैक इज फुली एम्प्टी, पूरा खाली पड़ा है। उसके इंटरमीडिएट जितनी वैल्यूज है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, सो ऑन टिल 11। इसका मतलब क्या है कि अभी नैपसैक में 1 की कैपेसिटी पेंडिंग है, 1 कैपेसिटी तक डाल सकते हो। अभी नैपसैक में 2 कैपेसिटी डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो। ये मतलब है इनका कॉलम्स का। गॉट इट? अब नैपसैक यस किसी मैम। भी स्टेज में हो सकता है। नैपसैक में 1 यूनिट खाली हो सकता है, कोई यूनिट खाली नहीं हो सकता, 2 यूनिट खाली, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात की, उसका वेट क्या था 1। ठीक है, अगर नैपसैक में कैपेसिटी खाली नहीं है, 0 कैपेसिटी है नैपसैक की, तो ये तो प्रॉफिट देगा ही नहीं, ये 0 ही रहेगा। मैम यस मैम 5 0 10 दी प्रेजेंट ला दो। ओहो बच्चे, मैं लगा देनी है तो मैसेज कर दिया करो।
जीरो के Okay, ma'am. केस में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कभी प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट कंसिडर हो ही नहीं सकता, नैपसैक में जगह ही नहीं है। तो प्रॉफिट उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रॉफिट्स है मैं उनका क्या करूं जब मुझे वो ऑब्जेक्ट कंसिडर में नहीं ले सकती मैं, तो सारे वेट्स ये तो प्रॉफिट जीरो हो जाएंगे जीरो कॉलम के लिए। अब अगर नैपसैक में मान लो 1 यूनिट खाली है तो हमने क्या करना है, करंट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। ये परमुटेशन का काम चल रहा है, मैथ्स में पढ़ते हो ना परमुटेशन, ये वो काम हो रहा है परमुटेशन इस टेबल से। हमने सिर्फ प्रीवियस को चेक करना है। सबसे पहले पहला ऑब्जेक्ट है, उसका वेट 1 है, वेट 1 है, हमें नैपसैक में 1 वेट कम से कम चाहिए खाली, तो ये ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा। मान लो यहाँ पे वेट 1 ना हो के 4 होता, लेट इट बी, ठीक है, फिर ये नहीं हो सकता था। फिर हमने 4 से स्टार्ट करना था, पहले 3 यूनिट्स तक ये ऑब्जेक्ट कंसिडर में नहीं ले सकते हम, क्योंकि कम से कम 4 यूनिट्स खाली होंगे तो ही ऑब्जेक्ट डालूंगी ना मैं नैपसैक में, क्योंकि या तो ऑब्जेक्ट पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। इसका कंसेप्ट ही यही है 0 1, ठीक है। तो अभी इसका वेट क्या है 1, वेट 1 होने से अगर नैपसैक में 1 वेट यूनिट खाली है तो ये मुझे प्रॉफिट देगा 1 का, कंसिडर हो गया। अब अगर नैपसैक में 2 यूनिट्स खाली हैं, 3 यूनिट खाली है, 4 खाली है, टिल 11 खाली, सारे ही हैं, जितने मर्जी खाली हो, 1 वेट तो हर एक में एडजस्ट हो जाएगा और हर एक केस में मुझे 1 प्रॉफिट देगा। ये ऑब्जेक्ट हर केस में डल सकता है अपने बैग में। ओके ठीक है। ठीक है, अब चेक करते हैं सेकंड केस में, सेकंड ऑब्जेक्ट में इसका वेट है 2, यानी कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करने के लिए नैपसैक में कम से कम 2 वेट खाली चाहिए। 2 वेट खाली हैं तो मेरे को ये प्रॉफिट कितना देगा 6 का, अकेला ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस मैम। और अगर मैं इसका प्रीवियस ऑब्जेक्ट भी कंसिडर करती हूँ, जितने भी प्रीवियस होते हैं सबको कॉम्बिनेशन में हम ले सकते हैं, 2 और 1 को कंसिडर करती हूँ, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स हों तो मुझे नैपसैक में कम से कम 3 यूनिट्स खाली चाहिए, तो दोनों ऑब्जेक्ट इकट्ठे डल सकते हैं। तो 3 यूनिट्स खाली होंगे तो यानी कि ये कॉलम डिफाइन कर रहा है, उसमें कितना प्रॉफिट मिलेगा 6 + 1 7। अब चाहे 3 यूनिट खाली है, चाहे 4 यूनिट खाली है, चाहे 11 तक जितने भी खाली है, 3 की कैपेसिटी तो मिल ही रही है उसको हर केस में, 3 यूनिट्स ऑनवर्ड से लेके 11 तक, तो 7 प्रॉफिट हर केस में। उसके प्रीवियस क्या करते हैं, ऊपर को कॉपी करते हैं। इस केस में ये ऑब्जेक्ट करंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं हो रहा, इसका प्रीवियस ऑब्जेक्ट इसमें डाल सकते हैं नैपसैक में, अगर 1 यूनिट खाली है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, सेकंड ऑब्जेक्ट को भी कंसीडर नहीं कर सकते अगर नैपसैक की कैपेसिटी सिर्फ 1 है। ऐसे थर्ड का बोलो, थर्ड ऑब्जेक्ट का वेट बोलो मुझे, वेट कितना है मैम वेट 5 है। वेट 5 है, प्रॉफिट कितना है 18। ठीक है। अब ये क्या कहता है, अगर वेट 5 मिलता है नैपसैक में तो उसको प्रॉफिट 18 मिलेगा 5 के वर्सेस, ये लो ये 5 का कॉलम हो गया, लेट इट बी, ठीक है। 5 के वर्सेस तुमने क्या किया, 18 प्रॉफिट मिल जाएगा तुम्हें। अगर 5 यूनिट्स खाली मिलते हैं तो 18 प्रॉफिट मिल रहा है। ये ऑब्जेक्ट पूरा 5 अगर खाली नैपसैक में मिलेगा तब ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा। अब 5 + 2 कितने होते हैं 7, यहाँ पे 7 वाला कॉलम भी होगा। वो कहता है जब 5 + 2 7 खाली यूनिट्स मिलेंगे तो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा 18 + 6 24, ठीक है। यस सर। और अगर 5 फर्स्ट और थर्ड की बात करें, 5 + 1 6 यूनिट्स खाली हैं जो कि 5 और 7 के बीच में है, 6 वाला कॉलम, तो उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 18 + 1 19 का। और अगर तीनों कंसिडर करने 5 + 2 + 1 क्या बने 8 ऑनवर्ड्स क्या प्रॉफिट मिलेगा 18 + 6 24 + 1 25, क्योंकि 8 के बाद 9 आएगा तब भी 25 जाएगा, 10 11 25 जाएगा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन देखो ना कि सेकंड थर्ड कंसिडर करना, अकेला थर्ड करना है, अकेला सेकंड करना, अकेला 1। इसके प्रीवियस वाले क्या देंगे, सारे ऊपर वाले कॉपी कर दो, 7 6 और 1 की कैपेसिटी, जो प्रॉफिट्स पहले दिए हैं उन्होंने वही ऊपर वाले कॉपी कर दो नीचे। वही प्रॉफिट को बार बार चेक करने की जरूरत है, टेबल की टाइम यूटिलाइजेशन कम होती है, नहीं तो उनके भी कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो। ये 3 के वर्सेस ये ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर होगा, 3 के लिए दोनों कंसिडर हो सकते हैं तो इट विल गिव यू प्रॉफिट ऑफ 7। 2 के लिए सिर्फ सेकंड ऑब्जेक्ट कंसिडर हो सकता है 6, 1 के लिए सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रॉफिट ऑफ 1। इस तरीके से बताइए। यस मैम ठीक है। मैम मेरा भी एक डाउट था मैम, मैं वीडियो ना कुछ एक बार ऑन करके ना आपको दिखा रही हूँ, जो आपने प्रोग्राम नहीं करवाया था बोलो वॉरशल वाला,
हाँ जी एग्जाम्पल जो दिया था बोलो। मैम, वो एक बार थोड़ा डाउट है उसमें, मैं आपको शो करती हूँ मैम। स्क्रीन शो हो रही है हाँ हो रही है। मैम। इसमें जो थर्ड वाला है ना, लास्ट वन, जो फोर्थ और 3 का है हाँ जी नोड, मैम उधर 9 था, हाँ तो मैम इसमें 3 आ गया थर्ड स्टेप में ही। जस्ट अ मिनट, बाकी सारे भी खोलो इसको, तुम लोगों को करवाया हुआ मैंने ये। मैंने इस जगह वैसे रफ में 9 लिख दिया था क्योंकि उधर नोड में 9 था, पर इधर उसमें इमेज में ना जो आपने सेंड की थी ग्रुप में उस दिन, तो मैम ये इधर 3 आया हुआ था, फोर्थ में भी एक 3 मिनट हो गया। खोल रही हूँ, खोल रही हूँ। दिस वन इज द एग्जांपल जो मैंने उस दिन आपको करवाई थी, यही थी, यही है कशिश। यस मैम, यही है। यस हाँ मैम। जी, अब आप कह रहे हो D3 में या S3 में यस मैम। 4 और 3 Yes. का इंटरसेक्शन कौन सी यस बोल मैम, रहे हो? 4 और 3 का नोड। 4 3, हाँ मैम चेक 4 करो। और 3 का नोड। 4 3 में वैसे क्या Yes. पाथ बन रहा है 9 का, 9 का। ठीक है। अब इसमें D3 का मतलब है 1 2 को इंटरमीडिएट ले सकते हैं, 1 2 3 तीनों को चेक करो, इंटरमीडिएट से पहुंच सकते हैं। 2 + 1 3, 4 to 2 जाओ 2, 2 to 1 जाओ 2 to 3 जाओ 1। ये देखो ना, 4 और 3 की इंटरसेक्शन जो होगी, एक तो डायरेक्ट है ये देखो जिसमें 9 वेट दे रहा है तुम्हें इस वेट से, और 4 और 3 पे कैसे पहुंच सकते हो? 4 to 2, 2 to 3, ये वाले दो एज ओके कंसीडर कर लो। ओके मैम, उन्होंने सेकंड पार्ट ले लिया उन्होंने। हाँ तो मिनिमम ही लेना हमने, यही लिया, 3 वैल्यू से अपडेट किया। यस मैम। यस मैम। यस मैम, 3 वैल्यू आई थी इसकी, 3 आ रहा था उधर 9 की जगह। ये देखो यहाँ पे 9 है, यहीं पे उसने 3 कर दिया। जब 2 को इंटरमीडिएट लेगा बच्चा तभी अपडेट हो जाएगा, ये 3 तक तो पहुंचना ही नहीं है, 2 पे ही अपडेट हो ओके गया ये मैम। 3, 9 to 3 4 3 की इंटरसेक्शन। ओके मैम। और किसी को कोई ओके डाउट है? मैम। ओके मैम, यही डाउट था मैम, थैंक यू। और किसी बच्चे को किसी टॉपिक में डाउट नहीं? चलो हम लास्ट टॉपिक करेंगे हमारे सिलेबस का, दैट इज, अपना सिलेबस चेक करना है कर लेना, मैंने सारा करवा दिया वो, बस यहाँ पे ये एक अमोर्टाइज एनालिसिस रह गया, ये मैं आज करवा रही हूँ। अमोर्टाइज एनालिसिस क्या है? दिस इज अ कंसेप्ट यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। हमने क्या किया, हमने चेक किए हमारा एल्गोरिदम या जो एनालिसिस है वो 2 तरीके से होता है। असिम्प्टोटिक एनालिसिस हमने देखा था जिसमें हमारा प्रोग्राम बेस्ट, वर्स्ट या एवरेज केस में कैसे वर्क करता है, कितने ऑपरेशंस वो एग्जीक्यूट करता है, हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। असिम्प्टोटिक एनालिसिस ने हमें ये तो बता दिया कि एक प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेशन कितने लग रहे हैं, कितने ऑपरेशंस काउंट हो रहे हैं। ऑर्डर ऑफ एन मींस n ऑपरेशंस है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर मींस n स्क्वायर ऑपरेशन, log n मींस log n टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा, इतने ऑपरेशंस करेंगे इतना टाइम लगेगा इसको। अब उसकी कॉस्ट कितनी है, खर्चा कितना आएगा उसमें, ठीक है। मान लो कि एक सॉफ्टवेयर है, लेट इट बी, एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें स्टैक का यूज किया। स्टैक के लिए क्या करते हो? पुश पॉप, ठीक है। वो कहता है कि पुश जब करना है तब तुम्हारी जो कॉस्ट आती है दैट इज 2,
लेट इट बी, चलो 1 पुश करना ऑपरेशन, जितनी बारी पुश किया होगा आपने प्रोग्राम में उतनी बारी 1 यूनिट ऑफ कॉस्ट आपको पड़ी है। ऐसे पॉप के लिए 1, अगर तो दोनों की वैल्यूज इक्वल है देन दे डजंट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन। क्यों? क्योंकि जितनी बारी पुश हुए जितनी बारी पॉप हुए काउंट कर लो, टोटल कॉस्ट उस पे आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मान लो पुश 4 बार हुआ है यूज, ठीक है, पॉप आपका 10 बार यूज हुआ है, तो क्या होगा 4 + 10 14। ये चाहे 2 बार यूज होता, ये चाहे 12 बार यूज होता, तब भी कॉस्ट 2 + 12 14 ही रहती। ऑपरेशंस उतने ही है ना। अगर टोटल ऑपरेशंस 14 है, चाहे 2 बारी पुश हो, 10 बारी पॉप हो, चाहे 4 बारी पुश हो, 12 बारी पॉप हो, कॉरेस्पॉन्डिंगली टोटल ऑपरेशन 14 है तो उसने कॉस्ट 14 ही देनी है, क्योंकि दोनों पुश और पॉप में आपको 1 यूनिट ऑफ कॉस्ट का खर्चा पड़ रहा है। लेकिन फर्क कहाँ आता है कॉस्ट में? फर्क तब आता है व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द ऑपरेशंस, डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। जैसे मैं कहती हूँ पुश के लिए मान लो उसको 10 यूनिट्स की कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन पॉप के लिए उसको 1 यूनिट पड़ रही है, तो देयर इज अ वेरिएशन इन द कॉस्ट। अब क्या होगा, अगर 4 टाइम पुश हुआ है तो ये क्या बन गया 40, तो यहाँ बन गया, ये 10 का 10 रहा, ये 50 बन गया टोटल। अगर यहाँ पे 2 टाइम पुश हुआ, यहाँ पे 12 बारी पॉप हुआ, तो ये क्या बना 20 + 12 22। कितना डिफरेंस आ गया, जो कि पहले इक्वल था 14 14। यानी कि अगर एक का खर्चा ज्यादा पड़ रहा है, हम ये कहते हैं, यानी कि एक ऑपरेशन अपने वर्स्ट केस में वर्क कर रहा है और दूसरा अपने बेस्ट केस में वर्क कर रहा है, तब इसकी कॉस्ट में डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस क्यों मैं लिख रही हूँ? पुश पॉप में मैंने पहले 1 1 लिखा था बिकॉज दे बोथ आर वर्किंग इन द बेस्ट केस, तब कॉस्ट इक्वल होती है। हम कहते हैं हर ऑपरेशन की, अगर हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं हर कोई अपना बेस्ट दे। हमने हो सकता है इंसर्शन ऐसी की है जिसमें उसका वर्स्ट केस अटेम्प्ट हो रहा है, हमने हो सकता है डिलीशन ऐसे की है जिसमें डिलीशन बेस्ट केस में वर्क कर रहा है, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉस्ट। वर्स्ट केस की कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगी, हेलो हाँ जी बच्चे बोलो, मैं बीआईटी लैब, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर तो हम कहते हैं कि एक ऑपरेशन अपने वर्स्ट केस में वर्क कर रहा है, वर्स्ट मीन सबसे ज्यादा उसने ऑपरेशन काउंट किए हैं, और एक ऑपरेशन अपने बेस्ट केस में, वर्स्ट केस वाले की कॉस्ट बढ़ गई, बेस्ट वाले की कॉस्ट कम है, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट। तो उस केस में इंस्टेड ऑफ काउंटिंग लाइक दिस वी टेक द एवरेज कैलकुलेशन। हम क्या करते हैं, वर्स्ट को एवरेज में कन्वर्ट करके, ठीक है, देन वी काउंट द टोटल कॉस्ट। ये उसके ऊपर टॉपिक है। इज द पॉइंट क्लियर? कोई भी ले लो, चाहे एरे की इंसर्शन डिलीशन ले लो, इंसर्शन में आपको वर्स्ट केस में इंसर्शन आपका एल्गोरिदम काम कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर में आपका इंसर्शन ऑपरेशन दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन इंसर्शन अपने वर्स्ट केस में एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन डिलीशन बेस्ट केस में एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एट दैट टाइम वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो तब अमोर्टाइज एनालिसिस का कंसेप्ट जो है आपके यूज में आएगा, उसके लिए हम देखते हैं कैसे। Complexity can be defined as the rate at which the storage or time requirements grow as a function of problem size. Time और space की 2 पैरामीटर्स यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम साइज। प्रॉब्लम का साइज कितना है उसके बेस पे टाइम कितना लगा और स्पेस कितनी लगी, दैट इज टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। The absolute growth depends on the machine used to execute the program, compiler to construct the program, operating system and many other factors. जो उनकी हम कॉम्प्लेक्सिटीज लिखते हैं n log n, जितनी भी ग्रोथ है, ठीक है, वो सिर्फ प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बिसाइड्स मशीन के ऊपर, कंपाइलर के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सारे बहुत फैक्टर्स होते हैं, बट फिर भी हम क्या कहते हैं, हम ऑपरेशंस के ऊपर फोकस करते हैं। फीस मैंने ऐसे देते, फीस भी देखी है, मैंने स्लिप दिखा दी फिर लैप आ गई। ठीक है। We would like to have a way of describing the inherent complexity of a program or a piece of program independent of machine or compiler.
एक ऐसा हमें वे चाहिए जिससे हम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करें बिसाइड्स डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब किसी के पास कैसी मशीन है, कैसा कंपाइलर यूज कर रहा है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमने क्या किया कि हम इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है दो वेज में डिस्क्राइब करते हैं, अमोर्टाइज्ड एनालिसिस एंड असिम्प्टोटिक एनालिसिस। अमोर्टाइज्ड जो इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करता है, असिम्प्टोटिक एनालिसिस या असिम्प्टोटिक नोटेशन जो इसके ऑपरेशंस काउंट करते हैं। Amortized analysis is applied on data structure which support many operations. It focuses on a sequence of operations, an interplay between operation and thus yielding an analysis which is precise and depicts a micro level analysis. ठीक है? As many operations are involved in the algorithm, among which some operations are very efficient, less time consuming, where others few operations which are very costly consume more time as compared to other operation. ये तब काम करेगा। हाँ जी, हो गया? अपने सेमेस्टर पर सप्ली तो नहीं की कोई? सप्ली की किसी भी सेमेस्टर की फर्स्ट सेकंड थर्ड वो भी लिख दे। तो नहीं पढ़नी ना पढ़ तेरी मर्जी। ठीक है? As many operations are involved in an algorithm with some operations are very efficient, जो अच्छे बेस्ट केस में काम करे, लेस टाइम कंज्यूमिंग, एंड अदर फ्यू ऑपरेशंस आर मोर कॉस्टली व्हिच आर मोर टाइम कंज्यूमिंग. To calculate cost of an operation or amortized cost of an operation, we take the average cost over all operations. हम उनकी एवरेज कॉस्ट को कंसीडर करते हैं amortized cost. चौथा सेमेस्टर पढ़ना है बस, पैसे दे 690. हो जाएगा ठीक है. जब फीस भर यार मैंने सिर्फ दिखा जा, हाँ मैंने दिखा के जा, तू जनरल है ना? हाँ करके ठीक है. In particular, worst case time of each operation is taken into account to calculate the amortized cost, average cost. वर्स्ट केस पे हमारा ज्यादा फोकस है क्योंकि बेस्ट केस उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं सकता, लेकिन वर्स्ट केस को हम क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट करते हैं. इन द वर्स्ट केस we take into account the amortized cost, average cost in the worst case. worst case में हम average cost देखते हैं. हाँ, क्योंकि हर बारी वो worst behave करे ऐसा नहीं हम assume करते हैं. हम ये कहते हैं कि sometimes it behaves in a worst case and sometimes it behaves in an average case. उसके लिए हम क्या करते हैं, the amortized cost is the total cost of all operations divided by number of operations. This is the formula to calculate the amortized cost. जितनी total cost operations में लगी और जितने total number of operations है, this will give you the cost. जो हमें अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर लिया स्टैक के पुश पॉप में, पुश में 10 लग रहे हैं यूनिट्स, पॉप में 1 यूनिट लग रहा है, तो कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट निकालो लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन से वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट निकलेगी. ठीक है. जो इसके कुछ पॉइंट्स हैं ऑब्जर्व करने के लिए वो ये है, अमोर्टाइज्ड एनालिसिस इज अप्लाइड टू एल्गोरिथम वेयर मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर एज फास्ट बट फ्यू ऑपरेशंस आर वेरी स्लो. कुछ फास्ट है कुछ स्लो है. वही बेस्ट और वर्स्ट केस का काम हो गया, कुछ बेस्ट में वर्क कर रहे हैं कुछ वर्स्ट में वर्क कर रहे हैं, इसलिए कुछ फास्ट है कुछ स्लो है. इन अमोर्टाइज्ड analysis, sequence of operations is analyzed and it is granted that the worst case time of each operation is lower than the worst case. हम ये लेके चलते हैं कि जितने भी operations हैं अगर वो worst case में काम कर भी रहे हैं, हमारी observation है, लेकिन वो हर बार worst case में काम नहीं करते, and जो worst case की cost है that is more
एवरेज केस की कम होगी इज लोअर देन द वर्स्ट केस। तो एवरेज केस में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उसमें कॉस्ट खर्चा हम कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर वर्स्ट केस का सिनेरियो लेके पूरा खर्चा कैलकुलेट करेंगे वो खर्चा बहुत पड़ेगा सॉफ्टवेयर पे, तो हर बारी वर्स्ट केस में तो वो काम करने नहीं वाला। तो हम एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि दिस इज एवरेज कॉस्ट, वो उससे लोअर होती है वैल्यू। ठीक है। Amortized analysis does not talk about the cost of a specific operation, but it says the average cost of each operation. सिर्फ एक ऑपरेशन है, जैसे पुश में 10 यूनिट्स लगे, पॉप में 1 यूनिट लगा। अब एक एक की बात नहीं कर रहा, इसने एवरेज निकाल के बता देना। अगर टोटल 6 आई एमोर्टाइज कॉस्ट, ये हर ऑपरेशन में 6 यूनिट्स लग रहे हैं, चाहे वो पुश है चाहे पॉप है, एवरेज निकल आई ना। बात समझे? पुश में 10 थे, पॉप में 1 था, उसने एवरेज निकाल के कह दिया हर एक में 6 लग रहे हैं, अब इक्वालिटी कर दी उसने। ठीक है। An algorithm may consist of a collection of cheap, less expensive and very expensive operations. Best, average, worst case की बात कर गया। ठीक है। Amortized analysis shows that average cost of operation is cheap, but of its averaging of a time for all operation. हर एक का एवरेज जो है कैलकुलेट करो। ये जरूरी तो नहीं है जो बेस्ट केस में काम कर रहा है वो भी हर बारी बेस्ट में ही काम करे, तो वो कहता हर एक का एवरेज निकाल लो। तभी तो हम जब असिम्प्टोटिक निकालते तो हम हमेशा एवरेज के ऊपर ही या बेस्ट के ऊपर ही फोकस ज्यादा करते हैं, वर्स्ट को तो हम लेते भी नहीं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एवरेज केस एनालिसिस वेयर इन एवरेजिंग आर्ग्यूमेंट इज गिवन ओवर ऑल इनपुट्स ऑफ अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। रहने दो। अभी जैसे इसने बाइनरी काउंटर की एग्जांपल ली है, इसमें क्या कह रहा है, हमने ये चेक करना है कि कॉस्ट कितनी लग रही है। कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कितने चेंजेस होते हैं हर बारी काउंटर में। बाइनरी काउंटर का मतलब उसकी वैल्यू 0 और 1 में वेरी करेंगे हर बिट की। ठीक है। बाइनरी कोई भी m बिट काउंटर ले लिया उसने, m बिट्स का मतलब है bm to b0 बिट्स हैं। आगे जरा ठीक है। अब इस केस में वो क्या कहता है, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहा है। सपोज द कॉस्ट एट एवरी इंक्रीमेंट इज 1 यूनिट फॉर एवरी फ्लिप। जितने फ्लिप्स होंगे उसमें कॉस्ट कितनी लग रही है, 1। अब जब 0 बिट है, 0 नंबर है, उसके लिए सारी बिट्स क्या होंगी, सेट होंगी 0 पे। जैसे ही 1 बिट होगी, फ्लिप होगा, ये लास्ट बिट का 0 to 1, 1 बिट फ्लिप हुई तो कॉस्ट कितनी लगी, 1 यूनिट की। 2 नंबर के लिए इसका बिट रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये 1 0 में शिफ्ट हुआ, 0 1 में, 2 बिट्स फ्लिप हुई हैं, तो इस 2 के लिए क्या होगा, 2 यूनिट्स ऑफ कॉस्ट लगी। देन नेक्स्ट में देखें 3 के लिए फिर सिर्फ 1 बिट जो है स्विच हुई, ये लास्ट वाली, तो 1 बिट फ्लिप हुई तो 1 कॉस्ट लगी। इसके बाद नेक्स्ट में देखें 3 यूनिट्स फ्लिप हुए तो 3 बिट कॉस्ट लगी। ऐसे ही 1 2 1 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब है उसने इसको कैसे इसको कैलकुलेट किया। B0 के लिए कॉस्ट क्या है, n, B0 बिट के लिए। क्यों? क्योंकि ये लास्ट बिट देखो, दिस इज ऑलवेज फ्लिप्ड विद ईच इंक्रीमेंट, 0 to 1 1 to 0। यही हम जब चार्ट बनाते हैं आपको ऐसे सिखाते हैं कि 0 वाली 0 1 0 1 लिख दो लास्ट में, इसने फ्लिप करना ही करना है। इसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे है ये क्या करती है, 2 के बाद फ्लिप करती है, 2 0 2 1 2 0 2 1। तो उसने क्या कहा, B1 इज फ्लिप्ड एवरी सेकंड टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है फ्लिप होने की, n/2 हाफ पे। ऐसे ही नेक्स्ट 4 0 4 1, फिर 4 0 4 1, यानी कि n/4 टाइम्स पे ये फ्लिप मारेगी। चेंज यहाँ पे कब आएगा, 4 बिट्स के बाद इस बिट में। ऐसे ही नेक्स्ट B3 के लिए 8 0 8 1, n/8 पे इसने फ्लिप मारना है, चेंज तब आएगा 8 बिट्स के बाद। तो टोटल कॉस्ट क्या बनी, 0 बिट के लिए n कॉस्ट, 1 बिट के लिए n/2, 2 बिट के लिए n/4, 3 बिट के लिए n/8 एंड सो ऑन। अगर n कॉमन निकाला जाए तो ये क्या बन रहा है, दिस इज अ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी बन रही है ये। अगर मैथ्स में आपको एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन याद हो, एपीजीपी, ठीक है। ये उसके फॉर्मूले से आपने नहीं करना, कैलकुलेट सीधा कह दो, 2n बनती है इसकी वैल्यू, ठीक है। ऐसा करने से ये सिर्फ उसके केस में है, बाइनरी काउंटर के केस में 2n बन की कॉस्ट। अब अमोर्टाइज कॉस्ट क्या बनी,
कॉस्ट मेरी टोटल कॉस्ट अपॉन ऑपरेशन 2 एन कॉस्ट थी, ऑपरेशन कितने लग रहे हैं, एन ऑपरेशन पे सॉल्व हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ गई 2। द amortized कॉस्ट फॉर ईच ऑपरेशन इज 2, एवरेज उसने 2 बता दी। जैसे फर्स्ट में उसको 1 कॉस्ट पड़ी है, सेकंड में 2 थी, थर्ड में 1 थी, फोर्थ में 3 थी, फिफ्थ में 1 थी, फिर 2 फिर 1, उसने एवरेज निकाल के बता दिया। हर केस में हर इंक्रीमेंट के साथ 2 कॉस्ट अगर आप लेके चलो